तो फाइनली हमारे पास 2024 बैलन डोर की नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है। और इससे पहले कि यहाँ पर अपन फुटबॉल फैंस यहाँ पर फ्रांस फुटबॉल के चित्र उड़ा दे, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इस साल नया क्या है। डेफिनेटली 2003 के बाद 21 साल बाद यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी में से कोई भी नॉमिनेशन में नहीं है। इस 21 साल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 18 नॉमिनेशंस गेन किए हैं। वहीं लियोनेल मेसी की बात करें तो उसने भी यहाँ पर 16 नॉमिनेशन अर्न किए हैं। रोनाल्डो के 5 बैलन डोर हैं और लियोनेल मेसी के यहाँ पर 8 बैलन डोर है। लेकिन आज के टाइम पे ये थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं जो सीन है वो चेंज होता गया और जो फुटबॉल फैन है उसको अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर देना चाहिए कि अपन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और वो स्ट्रॉबेरी और वो हनीमून पीरियड से अब अपन लोग बहुत आगे आ चुके हैं और अब हम इस ऑर्डिनरी जनरेशन में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर फुटबॉल फैंस ने एक बार फिर से यहाँ पर बैलन डोर के करप्ट, टॉक्सिक और कंफ्यूज्ड इकोसिस्टम को फिर से पॉइंट आउट करने लगा। और आज के एपिसोड का हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो भी यही है कि एक्चुअली में बैलन डोर का जो पूरा सिस्टम है ना वो इतना टॉक्सिक और करप्ट है क्यों। और आज के इस एपिसोड में हम लोग थोड़ा इवैल्यूएट भी करेंगे कि ये जो क्लेम है कि बैलन डोर एक्चुअली में यहाँ पर जस्टिस देता है और इस चीज़ को यहाँ पर रिकग्नाइज करता है कि उस पूरे सीजन का बेस्ट प्लेयर था कौन, ये कितना जस्टिफाइड है। और इसका फ्रेमवर्क और फंडामेंटल ना 2024 के नॉमिनेशन लिस्ट से निकालते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रियल मैड्रिड से लगभग 5 या 6 प्लेयर्स हैं, जहाँ पर विनीसियस है, वहीं यहाँ पर रूडिगर का नाम भी है, टोनी क्रूज भी है, फादे वाल्वर्दे भी है, डेनी कार्वाहाल भी है। लेकिन अगर और ऑफ कोर्स जूड बेलिंगम भी है और जूड बेलिंगम, विनीसियस डेफिनेटली पोडियम पे, यानी कि टॉप 3 ऑफ द बैलन डोर में अच्छे खासे फेवरेट्स हैं। मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो रॉड्री जो कि अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स है जीतने के लिए, अर्लिंग हालैंड है, रूबन दियाज है, फिल फोडन है। वहीं बात करें अगर आर्सेनल से तो बुकायो साका, विलियम सालिबा, मार्टिन एडेगार्ड और यहाँ पर डेक्लन राइस भी अपने आप को नॉमिनेशन में देखते हैं। अगर लेवरकूजन की बात करें तो फ्लोरियन विट्स, वहीं ग्रानिट जाका और यहाँ पर ग्रेमाल्डो भी अपने आप को नॉमिनेशन में देखते हैं। और बार्सिलोना के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डैनी ओल्मो और लमीन यमाल भी यहाँ पर हैं। मिसलेनियस की बात करें लुकमन को डाल दिया, विटीनिया को डाल रखा है यहाँ पर। लेकिन तुमको लगेगा कि लुकमन की हैट्रिक की बात करते हैं, विटीनिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ये चीज़ तब तक बढ़िया लगती है जब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि जो प्लेयर पीछे छूट गए, जब उनके स्टैट्स पे एक बार नजर डलेगी तो आपको समझ में आया कि अबे मामला तो थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा सा लग रहा है। अब अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रॉड्रिगो के यहाँ पर 19 गोल और 7 असिस्ट है। लेकिन क्या रॉड्रिगो की ट्रॉफीज काउंट नहीं होंगी जब बाकी प्लेयर्स की ट्रॉफीज काउंट हो रही है? अगर मोहम्मद साला की बात करें तो क्या लुकमन जिसने लेवरकूजन के अगेंस्ट हैट्रिक मारी है, ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज है, लेकिन लुकमन के 5 गोल की बात करें, अरे लुकमन को 50% गेम टाइम भी नहीं मिला एटलांटा में पूरे सीजन। तो क्या मोहम्मद साला की जो यहाँ पर 40 गोल कंट्रीब्यूशन है, मतलब क्या है, वो झक मार रहा था? वो नहीं, वो पहले के गार्डन में मारे उसने नहीं, उसने अपनी छत पे मारे। फीफा 23 के स्टैट्स है क्या है, लेकिन मोहम्मद साला के ये स्टैट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एंड आई थिंक मोहम्मद साला पे पीआर नहीं है ना, इस चक्कर का खामियाजा वो भुगतता ही है। जिस बेसिस पे विलियम सालिबा और बाकी के सेंटर बैक्स को इवैल्यूएट किया गया, क्या वैन डाइक अपने आप को शाउट नहीं मानता? क्या प्रीमियर लीग का कौन से ऐसे मैट्रिक्स है जहां पर वैन डाइक का जो गेम है वो डाउनफॉल पे आया है? लेकिन इस चीज का कोई यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट अगेन यहाँ पर नॉमिनेशन में अपने आप को नहीं देखते। अच्छी बात है कि कोल पामर, लोतारो मार्टिनेज, काफी लोग एमिलियानो मार्टिनेज पे भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मार्टिनेज डिजर्व करता है। जिस तरीके से एस्टन विला ने चैंपियन लीग क्वालिफाई किया है, जिस तरीके से अर्जेंटीना ने एक बार फिर से यहाँ पर कोपा अमेरिका जीता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। अब इससे पहले कि अपन लोग इस चीज पे कूद जाएं कि रॉड्री और विनीसियस में से जीतना कौन चाहिए, आई थिंक इस आंसर तक पहुंचने के लिए ना तुमको पहले थोड़ा सा एक बार वॉक थ्रू करवा देते हैं पूरा का कल्चर और टॉक्सिक क्या है। और अब हम बात करने वाले 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इस पूरे बैलन डोर के सिस्टम से है। आई थिंक पहला जो है ना, वो पूरा वोटिंग सिस्टम ही खत्म है, मतलब खत्म ही है, बिल्कुल कोई है ही नहीं हिसाब। मतलब इनका वोटिंग सिस्टम किसी के पिछवाड़े से भी ज्यादा बेकार है। अब सबसे पहले यहाँ पर 2010 और 2015 का जो एक सिस्टम था, आज के टाइम पे वो काफी अलग है। 2010 और 2015 6 साल तक फीफा और फ्रांस फुटबॉल दोनों ने कोलैबोरेट किया था एक कॉमन वोटिंग सिस्टम में, एक कॉमन अवार्ड के साथ। वहीं अगर आज के टाइम की बात करें तो वोटिंग सिस्टम पूरी तरीके से अलग है। लेकिन 2014 की हम एक बार बात बताते हैं। उस टाइम होता क्या था? उस टाइम होता ये था कि एक्चुअली में बायस तो होता ही था, लेकिन इससे भी एक नई चीज आ गई थी वोटिंग सिस्टम में, वो थी डिप्लोमेसी। लोग अपने वोट को पूरी तरीके से वेस्ट करते थे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2014 में यहाँ पर रॉय हॉटसन जो कि उस टाइम के एक इंटरनेशनल मैनेजर थे, सबको पता था कि जो फाइट है वो यहाँ पर मेसी और रोनाल्डो के बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने वोट दिया मास्चेरानो को।
नो डिसरिस्पेक्ट टू मास्चेरानो। वहीं रोनाल्डो की बात करें तो उसने मेसी को वोट नहीं दिया, ऑफ कोर्स अपने आप को दे नहीं सकता, मेसी ने भी रोनाल्डो को वोट नहीं दिया, लेकिन दोनों में से किसी प्लेयर ने यहाँ पर एक दूसरे की टीम को यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं किया। मेसी ने अपने बार्सिलोना के प्लेयर को कर दिया और रोनाल्डो ने अपने रियल मैड्रिड के प्लेयर को कर दिया। ब्राजील नेशनल टीम ने नेमार को ही नंबर 1 पुट कर दिया। ऐसे में लोगों को यह लगने लगा कि ये जो वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग नंबर 1 और नंबर 2 के लिए तो हो ही नहीं रही है, और ये वोटिंग यहाँ पर एक्चुअली में डिप्लोमेसी को मेंटेन करने के लिए हो रही है। अब यहाँ पर आज के टाइम की बात करते हैं। अब आज यहाँ पर नेशनल टीम के मैनेजर या फिर कैप्टन वोट नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जैसे योहान क्राइफ ने कहा कि ये जो जर्नलिस्ट है ये एक्चुअली में सिर्फ अपना पर्सनल बायस दिखाते हैं और ये उन्हीं को वोट करते हैं जिनकी गुड बुक्स में इनको होना चाहिए या कि जिनकी जो इनके गुड बुक्स में। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई नंबर 1 नंबर 2 का हिसाब ही नहीं है। लेकिन यहाँ वोटिंग कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन और हो जाता है अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि प्रोफाइल्स को कंपेयर ही कैसे करते हो। आप 2018 की बात करते हैं। 2018 में लुका मॉड्रिच ने यहाँ पर 10 साल की डुओपोली को तोड़ा। उस डुओपोली को तोड़ा जिसको नेमार नहीं तोड़ पाया, जिसको लुइस सुआरेज नहीं तोड़ पाया, करीम बेंजेमा नहीं तोड़ पाया, यहाँ पर कोई बड़ा सा बड़ा प्लेयर नहीं तोड़ पाया, उसको लुका मॉड्रिच ने तोड़ा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंपेटिटर था वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लगभग 600 से 700 पॉइंट यहाँ पर मॉड्रिच को मिले थे और 450 पॉइंट रोनाल्डो को मिले थे। वहीं यहाँ पर नंबर 3 पे एंटोन ग्रीजमैन थे। वहीं यहाँ पर आपके अगर मेसी की बात करें तो 5वें पे थे 250 पॉइंट के साथ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट लुका मॉड्रिच की बताई जाती है कि उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया क्रोएशिया को जीतने के लिए और वर्ल्ड कप फाइनल तक ले जाने के लिए, और चैंपियन लीग में किस तरीके से विक्ट्री हासिल की। लेकिन काफी लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि लुका मॉड्रिच क्या उस पूरे सीजन का बेस्ट प्लेयर था, और अगर इन्फ्लुएंस ही एक ऐसा रोल है तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था रियल मैड्रिड को? क्या रोनाल्डो के इतने नंबर नहीं थे? एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो डिबेट आया था वो ये नहीं था कि क्या मॉड्रिच डिजर्विंग और अनडिजर्विंग है। सबको पता था कि मॉड्रिच अगर जीतेगा तो वो डिजर्विंग ही है। सबको ये भी पता था कि रोनाल्डो जीत जाएगा तो वो भी डिजर्विंग है। लेकिन डिबेट का पॉइंट तो उसी साल से खड़ा होने लगा कि ये जो इन्फ्लुएंस का क्वांटिफिकेशन हो रहा है कि किसने कितना इन्फ्लुएंस किया, इसका कोई पैमाना, कोई पैरामीटर कुछ नहीं है। बस हाँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल तक 1 महीने में उसने बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट अगेंस्ट लुका मॉड्रिच, ही टोटली डिजर्व्ड इट। लेकिन ये जो क्वांटिफिकेशन उन्होंने आने वाले सालों में और भी ज्यादा बेकार होने लगा। अब 2021-22 की बात कर लेते हैं। 2021 में लियोनेल मेसी जिस बैलन डोर को जीता था उसी जीतने वाले बैलन डोर पोडियम से खड़े होकर उसने ये कहा था कि लेवेंडोव्स्की को उसका बैलन डोर मिलना चाहिए। लेकिन काफी लोग प्रिटेंड करते हैं कि 2019 का यहाँ पर जो बैलन डोर था वो काफी टफ था। लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखोगे कि वैन डाइक का पूरा सीजन इवैल्यूएट करो और लियोनेल मेसी का पूरा सीजन इवैल्यूएट करो, लियोनेल मेसी स्टिल फार अहेड है। बट कंफ्यूजन तो यही है, हम सब ने यहाँ पर एक तरीके से अपनी अपनी साइड पकड़ ली। बट क्या ये थोड़ी सी अजीब नहीं है कि एक सेंटर बैक की प्रोफाइल को आप एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर की प्रोफाइल से कैसे कंपेयर कर रहे हो? क्या यहाँ पर आप, और आज भी यही चीज प्रॉब्लम है, क्या विनीसियस जो कि एक प्रॉपर आउट एंड आउट विंगर है, जिसके आप गोल्स गिनाओगे, जिसके आप असिस्ट गिनाओगे, जिसके आप ट्रॉफीज भी गिना दोगे, लेकिन जब बात रॉड्री की आएगी तो क्या आप गोल और असिस्ट गिनाओगे? क्या तो आप किस बेसिस पे? क्या अल्टीमेटली हम अब उस रोल पे आ गए जहां पर हम एक विंगर के लिए गोल ज्यादा मैटर करते हैं? तो क्या रॉड्री के लिए इंटरसेप्शन और यहां पर ब्रेकिंग द पास इंपॉर्टेंट नहीं है? बट किसको कितनी वेटेज देनी चाहिए कोई आइडिया नहीं, और इसलिए अपनी अंधाधुन में सब लगे पड़े हैं। और अल्टीमेटली फिर बात आ जाती है क्योंकि सबको पता है कि रॉड्री के इंटरसेप्टेड पास का विनीसियस से कोई मतलब नहीं है और विनीसियस के ड्रिबल अटेम्प्ट का रॉड्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किससे? चैंपियन लीग की ट्रॉफी और यूरोज की ट्रॉफी से। वहां बात कर लेते हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि यहाँ पर कंफ्यूजन इतना है। बैलन डोर की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। बैलन डोर उसको दिया जाता है जो पूरे सीजन का बेस्ट प्लेयर होता है। लेकिन क्या यहाँ पर आज के टाइम पे वो चीज फॉलो हो रही है? क्या आज के टाइम पे आप यहाँ पर बता सकते हो कि साला के पूरे सीजन में ऐसा कौन सा पैच था यहाँ पर साला ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसको तो नॉमिनेशन में नहीं मिला? जब बात यहाँ पर रॉड्री वर्सेस विनीसियस की आएगी तो क्या यहाँ पर कंसिस्टेंसी को नहीं देखना चाहिए रादर देन कि चैंपियन लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यूरो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर किसने थ्रू आउट द सीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है।